हाय एवरीवन, आपका एग्जाम सिटी एसएससी एग्जाम सिटी चैनल में स्वागत है। और हम लोग जो आज बात करेंगे वो सेल के बारे में बात करेंगे, कोशिका के बारे में बात करेंगे। और कोशिका के दूसरा ये लेक्चर है। तो जो कोशिका है, कोशिका के मुख्य भाग अगर हम देखें, मुख्य इसके क्षेत्र, तो उसकी सबसे पहले परख ले लेते हैं एक। तो उसमें एक तो हो जाता है कि कोशिका में सेल वॉल भी होती है, और ये किस कंडीशन में होगी किस कंडीशन में नहीं होगी बताएंगे। सेल वॉल के बाद में एक हो जाती है हमारी अच्छा, इसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और उसके साथ अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य। और फिर क्या होना है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर कभी कभी केंद्रक नहीं होता तो डीएनए। इसमें चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, उसमें सेल वॉल हमें जरूर समझनी है। कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक, ये मुख्य भाग है। अब इन मुख्य भागों में हम देखते हैं कि सेल वॉल जो होती है किस प्रकार की कोशिका में रहेगी। तो ये जो है, ये एक तो कवक होते हैं जिनको हम फंजाई कहते हैं, और साथ ही साथ में बैक्टीरिया और पौधे, इन तीनों में ये सेल वॉल रहेगी। बाकी अगर हम देखें तो जंतु और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, तो जंतु और प्रोटोजोआ में सेल वॉल जो है वो नहीं रहेगी। और जो कोशिका झिल्ली है, ये सभी कोशिकाओं में रहेगी। सभी जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें सभी में कोशिका झिल्ली होनी ही है, बहुत जरूरी है। और जीव द्रव्य भी जो है वो सभी जीवित कोशिकाओं में रहेगा। सभी जीवित कोशिकाओं में जीव द्रव्य रहेगा। और जो केंद्रक है या डीएनए है, तो एटलीस्ट केंद्रक अगर है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रहेगा, और जो डीएनए है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहेगा। अब हम ये कहेंगे कि केंद्रक जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रहेगा, तो क्या डीएनए नहीं रहेगा? केंद्रक के अंदर डीएनए तो रहना ही रहना है। मतलब केंद्रक की संरचना यूकैरियोटिक में रहेगी और सिर्फ डीएनए प्रोकैरियोटिक में रहेगा। ये मुख्य भाग है जिन्हें हमें पढ़ना है, इन्हीं संदर्भ में पढ़ना है। अब देखो, जीवित दशा, जीवित दशा, जीवों की जो जीवित दशा रहती है, जिसमें चलना है, फिरना है, अपने सारे काम करने हैं और जीवित दिखना है, वो जीवित दशा जीव द्रव्य के कारण होती है। जीव द्रव्य के कारण होती है। और ये जो जीव द्रव्य है, इसमें 80% जल होता है ना। इसकी खोज किसने की थी? तो हमने इसकी खोज के विषय में डुजार्डिन, फेलिक्स डुजार्डिन है ना, और इसका नामकरण देने की बात करते तो परकिंजे ने की। तो पूरी तरीके से इसकी खोज परकिंजे को माना जाता है, और ये 1839 के समय की बात है। परकिंजे ने नाम भी दिया था और कहा था ये जीव द्रव्य है, जिसकी हम बात पिछले ही क्लास में कर चुके थे। तो परकिंजे ने बताया कि 80% जीव द्रव्य जो है जल, 80% जो है जीव द्रव्य का भाग वो जल होता है, और ये जीवित दशा रखता है। अब इसी जीव द्रव्य में कोशिका के कुछ अंग होंगे। देखो, अब जो यूकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें थोड़ा सा फर्क अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को समझने के लिए, तो यूकैरियोटिक में देखो क्या रहेगा। सबसे पहले जो है इसमें कोशिकांग होंगे, कोशिकांग होंगे, और कोशिकांगों के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक भी रहेगा।
केंद्रक भी रहेगा, कोशिकांग रहेंगे, केंद्रक रहेंगे, किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग और केंद्रक रहेंगे। और ये मेन भाग है इसका। और अब अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, तो यहां से अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अगर यूकेरियोटिक है तो कोशिकांग होगी, न्यूक्लियस होगा, और अगर प्रोकैरियोटिक होगी तो कोशिकांग नहीं होंगे और न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो उसमें कोशिकांग और न्यूक्लियस नहीं रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि जंतु कोशिका और प्रोटोजोआ, तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी। तो इसलिए हमें कोशिकांगों को, सेल वॉल को पढ़ते समय और केंद्रक को पढ़ते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल की बात हो रही है तो कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, पौधे के बारे में हमें ये देखने को मिलेगी, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। जंतु और प्रोटोजोआ में सेल वॉल होती नहीं है। अब जब हम केंद्रक की बात करेंगे तो आप ये मान लेना कि ये केंद्रक की बात हो रही है तो यूकेरियोटिक कोशिका की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता नहीं है, कोशिकांग में नहीं होते हैं। बाकी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस लाइसोसोम है, सारे के सारे जो कोशिकांग हैं वो कोशिकांग यूकेरियोटिक के टर्म में पढ़े जाएंगे, प्रोकैरियोटिक के टर्म में नहीं पढ़े जाएंगे। तो हमने जनरल आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं सेल वॉल की तरफ। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा सेल वॉल, फिर हम बाकी की कोशिकाओं की बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति को समझेंगे जिसे हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो हमें यह समझना है कि कोशिका भित्ति किन किन जीवों में पाई जाएगी। तो एक तो बात करते हैं सभी बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती है, तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में नहीं होगी सेल वॉल। बाकी सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी, तो सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी। दूसरी बात है सभी फंजाई, FUNGI है ना, फंजाई मतलब कवक। जब हम कोई भी रोटी, मुरब्बा, चटनी, इन जगहों पे फंगस लग जाने को देखते हैं, अचार में भी लग जाती है, तो वो सभी क्या है? फंगस है। मशरूम आप खाते हैं वो भी फंगस है, उसमें सेल वॉल होती है। लेकिन अब हमें यह समझना है कि सभी बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल है तो कौन सी होगी। तो इसको मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की होगी, फंजाई में जो होगी वो काइटिन की होगी। काइटिन, काइटिन का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज। अब जब हम बात करेंगे कि तीसरा कौन सा प्राणी समूह है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, तो वो है प्लांट्स या पौधे। पौधों में, पौधे, प्लांट, बड़े प्लांट, हर प्रकार का प्लांट आता है, तो पौधों के अंदर भी सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, सेलुलोज की, है ना। अब देखते ये हैं कि ये फंगल सेलुलोज और सेलुलोज में फर्क है, तो ध्यान रखना, फंगल सेलुलोज कवक में और सेलुलोज पौधों में, पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब ये होता है पेप्टिडो, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकेन, ग्लाइकेन मतलब शर्करा, शुगर, है ना। तो ये प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, है ना। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति। अब बैक्टीरिया में एक स्पेशल पॉइंट हम यहां पर करेंगे, वो ये करेंगे कि कोशिका भित्ति के चारों तरफ
या कोशिका भित्ति के बाहर फंजाई में कुछ नहीं होता, पौधों में कुछ नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल के चारों तरफ एक और लेयर होती है, और वो कौन सी लेयर होती है? तो वी विल फोकस हियर, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बैक्टीरिया में एक और कवर होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसी लेयर होती है जो बैक्टीरिया में होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये हो सकती है कठोर, थोड़ी सी कठोर हो जाती है। जब आप कैप्सूल खाते हैं तो उसके चारों तरफ आपको एक लेयर दिखती है, घुल भी जाती है, तभी आपके पेट में जाके दवाई घुल पाती है। तो उस कैप्सूल की तरह इसके अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर कठोर है बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों तरफ अगर ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स को मैं यहां पे लिख देता हूं कि भित्ति की बाहरी सतह पर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। किसमें? बैक्टीरिया के किसमें? ये कठोर है, हार्ड है, तो हम इसको कह देते हैं कैप्सूल। क्या बोल देते हैं? कैप्सूल। कि बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल भी होता है। और अगर ये नरम है, चिपचिपी है, गोंद की तरह चिपचिपी है, गोंद की तरह अगर ये नरम और चिपचिपी है तो हम इसको बोल देते हैं स्लाइम लेयर, चिपचिपी लेयर। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है किसी जगह पे, जैसे कि हमने कोई सफाई की, बैक्टीरिया हमारे हाथों पे आया, अब पेट में होता है, हमको दर्द, समस्या, बुखार, पीड़ जो भी हो पेट में होता है, हाथों से पेट तक कैसे गया, हमने हाथ भी धुले, तो क्या करता है इसी लेयर के सहारे चिपका रहता है, और जब हम खाना खाएंगे या कोई टॉफी कुछ भी खाएंगे तो वो उसके साथ अंदर जा सकता है। एंड दैट इज रीजन कि ये चिपकने में अपनी मदद ग्लाइकोकैलिक्स से करता है। हालांकि बैक्टीरिया चिपकने में फिम्बरी का इस्तेमाल करता है। फिम्बरी जो है फ्लैजेला की तरह, पिली की तरह बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जरूरत के हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारे जीएस में क्या एक क्वेश्चन बनाएगा तभी पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत कुछ है बैक्टीरिया के बारे में, उतना नहीं पढ़ना है। तो ये कठोर होगा कैप्सूल, नरम चिपचिपी होगा स्लाइमी लेयर, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो एक ग्लाइकोकैलिक्स, एक कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं के बाहरी लेयर होते हैं। तो हमने सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा जान लिया। सेल वॉल के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ये कोशिका जो होती है ये सिक्रीशन करती है, स्राव करती है, स्राव करती है, स्राव करेगी, छोड़ेगी, किसी चीज को सिक्रीट करेगी। तो यहां पर कुछ चीजों को सिक्रीट करेगी और वो चीजें सिक्रीट होकर बाहर डिपॉजिट हो जाएगी, जिससे सेल वॉल का निर्माण होता है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन, इसमें काइटिन और इसमें सेलुलोज का इस तरीके से। और जो कोशिका भित्ति है, एक अगर हम कोशिका लें, पौधे की मान लेते हैं, कोशिका लेते हैं, तो पौधे की कोशिका में जब सेल वॉल या कोशिका भित्ति बनेगी तो ये कोशिका हार्ड होती चली जाएगी, कठोर होती चली जाएगी, और उसमें क्या डिपॉजिट रहेगा? सेलुलोज डिपॉजिट रहेगा। सेलुलोज किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से स्टार्च भी बनता है। तो कोशिकाएं जब अपने ग्लूकोज का अधिकतम सिंथेसिस कर लेते हैं, ग्लूकोज कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। तो जब अधिकतम ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाता है तो वो ग्लूकोज सेलुलोज बनाने के काम आता है। ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति, कोशिका में देखो, ये कोशिका अगर पौधे की है तो इसके चारों तरफ एक लेयर बनाएगा, फिर इस लेयर के नीचे एक और लेयर बनेगी, फिर एक और लेयर बन जाएगी। तो जब ढेर सारी कोशिका भित्ति में सेलुलोज डिपॉजिट होकर ढेर सारी कोशिका भित्ति, मतलब 3 कोशिका भित्ति तक बन जाएगा, तो अब पूरी तरीके से कोशिका विभाजन नहीं होगा, नहीं कर पाएगी।
और सेलुलोज ये फिर छोटी छोटी कोशिकाओं में ढेर सारा सेलुलोज जब इकट्ठा हो जाता है तो अधिकतर प्लांट की कोशिका, पौधे की कोशिका में सेलुलोज ही रहता है, जिसे हम लकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लकड़ी। और वो लकड़ी को सेलुलोज होने के कारण दीमक बहुत पसंद करके खाती है इसको, तो लकड़ी में सेलुलोज डिपॉजिट होता है। सेलुलोज के साथ साथ इसमें लिग्निन और बाकी सब्सटेंस भी डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि लकड़ी देखी होगी कई बार काली होती है, बहुत डार्क होती है, कभी हल्की होती है। हल्की लकड़ी को दीमक जल्दी खा जाती है और डार्क लकड़ी को मुश्किल से खा पाती है। तो ये कारण है कि जो मजबूत लकड़ी होती है उसमें सेलुलोज के साथ बाकी चीजें जैसे लिग्निन है और बाकी चीजें, स्यूबेरिन है, ये सब चीजें उसमें बनती हैं, लेकिन मुख्यतः कोशिका भित्ति में सेलुलोज ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी ली और बैक्टीरिया के बारे में देखा। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सिर्फ कोशिका भित्ति नहीं होती है, सभी फंजाई में होती है, लेकिन वो काइटिन कहलाती, काइटिन की होती है, मतलब कोशिका भित्ति काइटिन की होती है और उसमें फंगल सेलुलोज उसे कहते हैं। पौधों में सेलुलोज होता है और बैक्टीरिया में एक बाहरी और लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइको का नाम है जैसे कि ग्लूकोज, मतलब ये किसी शुगर से मिलके बना होगा। ये कठोर है तो कैप्सूल कहलाएगा, नरम या चिपचिपा है तो स्लाइमी लेयर कहलाएगा। इसी प्रकार से कोशिका की, बैक्टीरिया के केस में कोशिका भित्ति के बाहरी सतह के ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स रहता है जो चिपकने में मदद करता है। कोशिका जो है पौधों की कोशिका कई बार ये सेलुलोज की लेयर 2 से ज्यादा बना लेती है और विभाजन बिल्कुल नहीं कर पाती। इसके अंदर का जीव द्रव्य भी सूखने लग जाता है ना, उसके कारण ये लकड़ी बनाती है और जिस लकड़ी को हम कहते हैं उसमें सेलुलोज होता है। दैट्स इट। हाँ, तो अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी कोशिका झिल्ली की, मतलब सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो है ये पाई किस में जाती है? तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में जैसे कि जंतु है, प्रोटोजोआ है जिन्हें प्रारंभिक जंतु कहते हैं। हाँ, एक कोशिका होती है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कवक मतलब मशरूम, या जैसे कि हमने कई कवक के नाम बताए, तो वो सारे के सारे कवक में सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। पौधों में सेल वॉल होता था लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी होती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता था, सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे होती है। तो इस प्रकार से इन सभी में सेल मेम्ब्रेन होती है। नो डाउट, मैंने कहा ना सभी कोशिकाओं में होती है, सभी जीवित कोशिकाओं के लिए। इसका कार्य क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का जो काम है वो किसी भी कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले पदार्थों का ये क्या करेगी? नियमन करेगी, उसको आने जाने में रोकेगी, चेक करेगी या फिर वहीं रहने देगी, रोकेगी, आने देगी, ये सारे के काम करता है कार्य। तो ये 2 प्रकार से काम करता है। एक तो करता है जिसको हम कहते हैं नियंत्रण, नियंत्रित पारगम्यता, कंट्रोल मोबिलिटी, मतलब एक तरीके से नियंत्रित करके पारगम्य करेगी, मतलब नियंत्रित करके। और वो कौन कौन से प्रकार से करेगी? वो करेगी इसको, मतलब एक तो करेगी अर्ध पारगम्य मतलब आधी चीजों को जाने देगी, आधी चीजों को नहीं जाने देगी, मतलब आधे लोगों को जाने देना, आधे लोगों को ना जाने देना। ये क्या है? अर्ध पारगम्यता। फिर क्या है इसमें? एक होती सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब चुनित पारगम्यता, मतलब ये चुनकर के किस चीजों को पार करना है, किस चीजों को नहीं पार करना है, तब उसको करती है। कैसे करती है? अपने मतलब रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पे करती है। ठीक है ना? तो रासायनिक प्रवृत्ति मतलब कोशिका झिल्ली की होती क्या, ऐसे समझेंगे। देखो, अर्ध पारगम्यता मतलब सेमी परमेबल, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, एसपीएम, है ना, सेमी परमेबल। तो ये सेमी परमेबल नेचर की होती है। अर्ध पारगम्यता, चुनित पारगम्यता मतलब सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल। तो ये ध्यान रखना है कि ये चुनित पारगम्यता या सेमी परमेबिलिटी के
आधार, जब भी ये दोनों चीजें आएंगी तो आप ये जान लेना कोशिका झिल्ली का ये नेचर है कि ये अर्ध पारगम्यता भी है, चुनित पारगम्यता भी है, मतलब एक तरीके से नियंत्रण करके रखती है, ये इसका कार्य है। कोशिका के अंदर चीजों को अंदर या बाहर करने में इसका रोल है। फिर हम अब देखते हैं कि इसकी रासायनिक प्रवृत्ति कैसी है, रचना कैसी है। तो रचना जो है इसकी विशेष प्रकार से इसमें लिपिड की मिलके बनती है। ये लिपिड, लिपिड का मतलब फैट, फैट का मतलब जैसे इसको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का मतलब है कि इसमें फास्फोरस रहेगा और फैट रहेगा। फास्फोरस समझते हो, हड्डियों में होता है, तो वही फास्फोरस फैट के साथ मिल जाता है तो फास्फोलिपिड बनाता है। फास्फोलिपिड हो गया, और फास्फोलिपिड के साथ साथ कुछ प्रोटीन होती हैं, कुछ प्रोटीन होती हैं। तो हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन की भी बनी होती है, फास्फोलिपिड की भी बनी होती है, इसको हम लिपिड भी कह सकते हैं, फैट भी कह सकते हैं, थोड़ा सा फास्फोरस भी रहेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी रचना जो है इन चीजों से, जो फास्फोलिपिड है, तेल, घी, है ना, तेल मिलाओ कैसा होगा, मिलेगा ही नहीं। तो एक तरीके से ये जो फास्फोलिपिड है ये पानी, जैसे कि पानी से घुलने वाले, पानी में घुलनशील को अंदर नहीं आने देगी। प्रोटीन क्या है, पानी में घुल जाती है, और शुगर क्या है, वो भी पानी में घुल जाती है। तो दोनों चीजें पानी में घुलती हैं, वो ये लिपिड रोकेगी। और जब कोशिका के अंदर पानी ही नहीं जाएगा तो अंदर जाना है कि नहीं जाना। इस प्रकार से पूरी तरीके से सेलेक्टिव परमेबिलिटी के आधार पे, चुनित पारगम्यता के आधार पे सेलेक्ट करके ही चीजों को जाने देगी। सेल, सेल कोई मतलब कारावास थोड़ी ना, मतलब कोई सेल कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, सराय थोड़ी ना बोलते हैं, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा ना, उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली में हमें देखा सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, जंतुओं में, प्रोटोजोआ, कवक, पौधे, बैक्टीरिया में। कार्य इसके कोशिका के अंदर और बाहर जाने के लिए चीजों को नियंत्रित करना है, फिर पारगम्य मतलब जाने भी देना है, और वो अर्ध पारगम्यता का भी इसका नाम लिया जाता है, कभी कभी चुनित पारगम्यता भी इसको कहते हैं। तो सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल। रचना मतलब ये किससे मिलके बनी है, तो लिपिड से, फैट से या फास्फोलिपिड कह सकते हैं, और प्रोटीन से मिलके बनी है। प्रोटीन क्या करती है, पानी में घुलनशील चीजों को अंदर आने देती है, जाने देती है, और जो वसा में घुलनशील चीजें होती हैं उनको लिपिड अपने आप अंदर जाने देती है। तो फास्फोलिपिड का काम हो गया कि जो वसा में घुलनशील चीजें हैं उनको अंदर जाने देना या बाहर आने देना, और जो जल में घुलनशील है उनको प्रोटीन आने देती है या जाने देती है। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के सबस्टेंस का कोशिका के अंदर बराबर बैलेंस बना रहता है, और कोशिका जीवित दशा में सारे काम करती रहती है। अच्छा, तो ठीक है, हमने आज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों की बात कर ली, और अब हम एक कोशिश करेंगे कि आपको एक सीरीज, पूरी सीरीज प्रोवाइड कराएं जनरल बायोलॉजी की, ताकि आप उसको सीरीज को समझकर पूरी प्रकार से बायोलॉजी से संतुष्ट हो जाएं। एक और चीज़ इसमें हम करना चाहते हैं कि लगातार हर दिन आपको एक वीडियो बायो का मिलेगा, ये निश्चित करता हूं मैं। और अभी हमने एक प्रकार से कोशिका में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया, तो हम इसे दो चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे, ताकि एक रूपरेखा बन जाए आपके दिमाग में कि हमने कोशिकाओं की बात की। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके संदर्भ में भी कुछ चीज़ें पढ़ी, और एक है यूकैरियोटिक कोशिका, उसके संदर्भ में भी बात करी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें डीएनए उलझा हुआ पड़ा है, और इसमें जीव द्रव्य भी भरा है। इस कोशिका में भी जीव द्रव्य भरा है।
सेल वॉल जो है वो दोनों में भी पाई जा सकती है। दोनों ही कोशिकाओं में सेल वॉल हो सकती है। देयर इज नो एनी रीजन। यूकैरियोटिक में भी रहेगी, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन आपको पता है किन किन में सेल वॉल रहेगी, किन किन में नहीं रहेगी। फिर ये तो हो गया। अब इसके अंदर हमें यहां पर एक मीसोसोम दिखता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक मीसोसोम दिखता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। मैं यहाँ पे 70S लिख देता हूँ, राइबोसोम 70S होते हैं। ये कुछ बातें हैं। सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, और यहीं पर चिपचिपा पदार्थ ग्लाइकोकैलिक्स भी भरा हो सकता है। तो ये प्रोकैरियोटिक की खासियत है कि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स की भी एक लेयर हो सकती है। ये बैक्टीरिया मान लेते हैं, हम इसको बैक्टीरिया से कह रहे हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें एक और अंदर डबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर डीएनए है, और उसके अंदर भी एक छोटा सा और गोला है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रिका, केंद्रक, न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब केंद्रक झिल्ली है ना, उसमें केंद्रक का प्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, डीएनए है ना, फिर जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और उसके साथ साथ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे तमाम कोशिकांग। तो गोल्जी अपरेटस में भी अपनी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में अपनी मेम्ब्रेन और अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और अपनी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का राइबोसोम है जो 70S है, मतलब बैक्टीरिया से मैच करता है। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल कहती है इसको, चुप बैठ, तेरे जैसा तो 70S राइबोसोम मेरे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लेके घूमते हैं और वो अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं। चलो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है इससे कहीं ज़्यादा बिजी, इसमें ज़्यादा कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग इसमें हमें नहीं दिख रहे हैं, राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन या झिल्लीबद्ध कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स या झिल्लीबद्ध कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया नहीं होते। तो हम लगभग इसी प्रकार से कोशिका को दोनों ही संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम बायो को कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहें और सीरीज़ के लिए हमें सजेस्ट करते रहें कि हम किस चैप्टर की या किस चीज़ की सीरीज़ पहले रखें, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करने को मिले। एग्ज़ाम सिटी में बहुत बहुत आपका स्वागत रहेगा।